सो वेलकम टू मिड डे एजुकेशन। दिस इज आदित्य मोदी फ्रॉम NIT Trichy। आज हम लोग फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का तीसरा पार्ट देखेंगे। सो आप लोग को वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके डाउनलोड कर ले। और इस चैप्टर का और बाकी चैप्टर का भी जो वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ वो भी देख ले जाके। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पहला लेक्चर में मोमेंटम के बारे में देखे थे। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बाकी सब जो था हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, ये सब जो है पहला लेक्चर में देख चुके थे। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को ये तो पता चल गया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में हो तो हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। अगर वो मोशन में है तो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से वो इस चलते रहेगा जब तक उसको कोई रिटार्डेड फोर्स उसको रोके नहीं या उसका स्पीड बढ़ाए नहीं। तो वो फोर्स मगर कैलकुलेट कैसे करे, ये भी एक क्वेश्चन था कि चलिए फोर्स के बारे में सब जान गए, मगर फोर्स कैलकुलेट कैसे करे, ये इसका जवाब हम लोग को मिलेगा न्यूटन सेकंड लॉ से। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which external force acts। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। तो आप बोलोगे मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम याद कीजिए, हम पिछला लेक्चर 2 में पढ़ाए थे। ये लेक्चर 3 हुआ तो लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े थे मोमेंटम। मोमेंटम इज अ फिजिक्स टर्म, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट ए बॉडी और ऑब्जेक्ट हैज। मीन्स हम लोग कोई भी बॉडी में जो जितना मोशन होता है उसको कैलकुलेट मोमेंटम से करते हैं। तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। कोई बॉडी में कितना मोशन है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास इंटू वेलोसिटी। क्योंकि किसी बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा था तो उसमें ज़्यादा मोशन है, या किसी बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, दो अलग अलग बॉडी दोनों का वेलोसिटी सेम है, मगर जिसका ज़्यादा मास है उसमें ज़्यादा मोशन है, इसलिए मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हम लोग पढ़े थे। मतलब ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ में हम लोग ये बताया गया है। तो इसको ये तो पता चल गया, इससे हम लोग फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है। मोमेंटम इज ए फिजिक्स टर्म, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज। ये तो हमको पता है। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है मास m का, जो इनिशियली u वेलोसिटी से जा रहा था। अब t टाइम बाद क्या होता है, t टाइम तक इसमें फोर्स F लगना स्टार्ट होता है और इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, v हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी। इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, यहाँ पे फोर्स F लगना स्टार्ट हुआ और t टाइम तक लगा फोर्स F, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टाइम से लेके इस टाइम तक, और इसका वेलोसिटी फाइनल v हो गया। ठीक है, तो इसका जो फोर्स F है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, फोर्स लगा t टाइम के लिए, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी mu, ये रहा mu, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, mb, b जो फाइनल वेलोसिटी है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया p2 माइनस p1, मीन्स mb माइनस mu इक्वल्स टू mv माइनस u। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, डेल्टा से हम लोग चेंज को डिनोट करते हैं, डेल्टा p इक्वल्स टू mb माइनस u। ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है डेल्टा p बाई टी। इसको कहते हैं रेट, तो समय के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है, पर यूनिट टाइम के हिसाब से कैसे चेंज कर रहा है। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u बाई टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए लोग कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट के लिए तो F इक्वल्स टू k इंटू mv माइनस u बाई टी हो गया। मगर आप लोग जो फिजिक्स का पहला चैप्टर जो था मोशन का, उसमें पढ़ोगे एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, यहाँ दिया हुआ है। तो v माइनस यू बाई टी क्या हो गया, यहाँ पे इसका ये पार्ट हो गया इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो फोर्स फाइनली क्या हो गया, k इंटू एम ए, ये हो गया फोर्स।
के इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो चलिए हम लोग को पता चल गया F इक्वल्स टू के माइनस ए कैसे आया न्यूटन सेकेंड लॉ से। अगर के का वैल्यू क्या है तो उसके लिए डिफाइन किया गया वन न्यूटन फोर्स को। क्या डिफाइन किया गया? 1 न्यूटन फोर्स ऐसा फोर्स है जो 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। तो ये तीनों वैल्यू पुट किया गया इसमें। 1 न्यूटन फोर्स इक्वल्स टू के इंटू 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पुट करें। तो इसमें क्या आ गया? 1 इक्वल्स टू के इंटू 1 इंटू 1। इसमें के का वैल्यू क्या आ गया? के का वैल्यू इसमें आ गया 1। यहाँ वही चीज दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे डिराइव हो गया फाइनली F इक्वल्स टू एम ए। मतलब फिर से कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ आया। न्यूटन ने सेकेंड लॉ में कहा कि जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसको कैलकुलेट किए तो हम लोग का आया F इक्वल्स टू के एम ए। तो 1 न्यूटन फोर्स डिफाइन किया गया। ऐसा 1 न्यूटन फोर्स को कहेंगे जो 1 kg बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा गया, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब वैल्यू पुट किया तो के का वैल्यू 1 आ गया। तो फाइनली हम लोग का डिराइव किया हो गया वैल्यू F इक्वल्स टू एम ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छा से दिमाग में रखिएगा, इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब यूनिट्स ऑफ फोर्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लोग 3 यूनिट देखेंगे। पहले एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता है? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 kg बॉडी में जो फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? उसको 1 न्यूटन कहेंगे। ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग प्रेडिक्ट कीजिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर कोई 1 ग्राम का बॉडी है, 1 ग्राम का बॉडी है, उसमें जो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन सेकेंड स्क्वायर का जो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे उसको 1 डाइन कहते हैं। जितना अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग को दरकार है, हमको 1 ग्राम का बॉडी में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग कहेंगे 1 डाइन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किलोग्राम फोर्स, जो कि हम लोग का तीसरा है। तो 1 kgf इक्वल्स टू 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सिंपली कह सकते हैं 1 किलोग्राम फोर्स किसको कहते हैं? 1 kg बॉडी में जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर, जो कि g के वैल्यू बराबर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो 1 kg बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, या फिर 1 kg बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स हम लोग को दरकार पड़े, उसको हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं? 1 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, 1 kgf। तो अलग अलग यूनिट डिफाइन हुआ। 1 न्यूटन डिफाइन हुआ, 1 डाइन का मतलब क्या हुआ? डिफाइन हुआ। 1 kgf का डिफाइन हुआ मीनिंग। अब एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे ऑफ काट दीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग फास्ट क्रिकेट बॉल। मतलब कोई क्रिकेट प्लेयर है, बॉल दूर से आ रहा है, ये इसका हैंड है, इसको कैच करके हाथ पीछे ले जाता है, ऐसे पीछे की ओर खींच लेता है। कोई भी आदमी है, क्रिकेट प्लेयर है, इसका बॉल जैसे हाथ में आया, मान लीजिए क्रिकेट बॉल जैसे हाथ में आया, बॉल हाथ में जैसे बॉल आएगा उसको हाथ को पीछे की ओर खींचेगा। क्या है रीजन? क्या है कि थोड़ा अच्छा से समझाते हैं इसका रीजन। देखिए, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो कोई बॉल आ रहा है और ये आपका हाथ है, तो बॉल का जो मास m है ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। ये नहीं कि जैसे जैसे बॉल आगे आ रहा है आपका हाथ में बॉल का मास चेंज होते जा रहा है, नहीं, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। बॉल हाथ में जो आपका लगने वाला था
उसके ठीक पहले यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो v था, वो कांस्टेंट है। आप कैसे भी पकड़िए, आप हाथ यहाँ रखिए, वहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ पे इस पोजीशन में इसका वेलोसिटी v था। फाइनली जब आपका हाथ में आएगा और आप बॉल रोक लीजिएगा, तब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये ठीक है। और v से 0 करने में जो टाइम t लगेगा ये आप वैरी कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, फिर से समझाती है। ये आपका हैंड है, ठीक है, ये बॉल है, ठीक पहले इसका वेलोसिटी v था, हाथ में आएगा, बॉल रोक ली तो वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। पहले इनिशियल वेलोसिटी u था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था बॉल का, वेलोसिटी u था। फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया, ठीक है। तो फोर्स कितना लगा, फोर्स लगा m 0 माइनस u, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u बाई टी इक्वल टू माइनस एम यू बाई टी। माइनस आ रहा है क्योंकि बॉल जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके उल्टा डायरेक्शन में आपका हाथ फोर्स लगाएगा बॉल रोकने के लिए, तो आपका हाथ इतना फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये बात आप मानते हैं जितना कम फोर्स लगाएगा हाथ उतना कम चोट लगेगा आपको हाथ में, ठीक है। अगर फोर्स हाथ ज़्यादा लगाएगा तो आपका हाथ में चोट भी ज़्यादा लगेगा, और फोर्स कम लगाएगा हाथ तो हाथ को चोट भी कम लगेगा। तो आपको फोर्स को कम करना है, कि जो आपका हाथ बॉल रोकने के लिए फोर्स लगा रहा है उसको वो कम करना है। तो आप कैसे कम कीजिएगा, तो फोर्स इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है माइनस एम यू बाई टी। अगर हम टाइम बढ़ा दें तो फोर्स क्या है, कम हो जाएगा। कैसे, आप टाइम किस चीज़ का टाइम दिया है, बॉल रोकने का टाइम दिया है। आप इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी 0 करने में जितना टाइम लगेगा उसका दिया है। तो अब जैसे बॉल हाथ में आ रहा है तुरंत पकड़ लीजिए, टच होते ही पकड़ लिए, झट सेकेंड में 0.1 सेकेंड में बॉल का स्पीड यू से 0 हो जाएगा, ठीक है। यू से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मगर आपका बॉल आया, आप झट नहीं पकड़ के, बॉल पकड़ के थोड़ा सा हाथ पीछे ले गए और यहाँ पे आपका बॉल फाइनली रुका, तो इतना टाइम आप बॉल को लगेगा टी, जितना टाइम आप हाथ में पीछे खींचने में लगा। मान लीजिए ये हुआ 1 सेकेंड, तो बॉल का स्पीड 1 सेकेंड में 0 हुआ। तो मान लीजिए यहाँ एफ इक्वल्स टू माइनस एम यू बाई टी था, ये एम यू का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, मान लीजिए ये 5 है, ठीक है, 5 बाई टी। तो पहला बार में आपको 0.1 सेकेंड लग रहा था, तो 5 बाई 0.1 कितना होता है, 50। पहला बार में 50 न्यूटन आपका हाथ लगा रहा था, क्योंकि बॉल हाथ में टच होते ही रुक जा रहा था। अब क्या है, अब आपका हाथ जैसे बॉल आता है तुरंत नहीं रोकते, वहीं पे कस के नहीं पकड़ देते, थोड़ा सा हाथ को आप पीछे घांचते हैं, पीछे की ओर घींचते हैं, तो बॉल को 0 स्पीड होने में टाइम लगता है, तुरंत स्पीड उसका 0 नहीं हो जाता है और 1 सेकंड लगता है। तो यहाँ आपका कितना न्यूटन लग रहा है, फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है। देखिए 50 से 5 न्यूटन आ गया। ये ऊपर का वैल्यू एम यू का वैल्यू हम 5 मान लिए आपको फील कराने के लिए कैलकुलेशन। तो देख रहे हैं ना, पहले आपका हाथ 50 न्यूटन लगा रहा था, जब हाथ में बॉल टच करते ही रोक लेते हैं झट से नहीं दाब के उसको, और दूसरा बार में जब आपका बॉल टच होता है हाथ, आप हाथ पीछे घांचते हैं और बॉल का स्पीड धीरे धीरे 0 करते हैं, तो इसमें टी टाइम लग जाता है जो 1 सेकेंड है। पहला में सिर्फ 0.1 सेकेंड के अंदर स्पीड 0 हो जाता है, तो फोर्स भी हाथ जो लगा रहा है कम हो जा रहा है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, हम भी वही चीज़ बोलना मतलब समझाना चाह रहे हैं कि ये न्यूटन सेकेंड लोगे तो एप्लीकेशन है। आपको पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है फोर्स जो है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी डेल्टा पी बाई टी है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हुआ, तो जितना टाइम लेंगे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा हाथ को, उतना कम चोट लगेगा। तो उसी का एप्लीकेशन हुआ ना, क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग फास्ट क्रिकेट बॉल। जब भी फास्ट क्रिकेट बॉल आए तो उसको हाथ में आते ही तुरंत हाथ पीछे की ओर खींचिए, तो आपका हाथ में चोट कम लगेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देते उससे और अच्छा से समझिएगा। दूसरा एप्लीकेशन, एथलीट्स डू लॉन्ग जंप्स ऑन ए हीप ऑफ सैंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फोर्स एक्टिंग ऑन देयर बॉडी। ठीक है, कोई भी आदमी एथलीट जो होता है दौड़ के आता है, यहाँ से लॉन्ग जंप करता है, कूदकता है, तो यहाँ पे सैंड रहता है, सैंड में लॉन्ग जंप करता है। कहाँ है सैंड में, क्यों करता है लॉन्ग जंप? इसका भी सेम रीज़न है। मान लीजिए अब ये ज़मीन है, ज़मीन पे आप गिरिएगा, ज़मीन में ठीक गिरने के पहले आपका वेलोसिटी u था, और जैसे गिरिएगा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, आप रुक जाइएगा। ठीक है, तो ज़मीन में गिरिएगा, जैसे टच होइएगा वैसे रुक जाइएगा विद इन सेकेंड। मान लीजिए 0.01 सेकेंड में रुक गए,
तो कितना फोर्स लगेगा ज़मीन से, आपको बॉडी में बहुत ज़ोर से चोट लगेगा। वहीं जब बालू का ढेर में गिरिएगा, ये बालू का ढेर है, इसमें आप गिरिएगा तो क्या गिरते ही आप यहाँ पे रुक जाते हैं? नहीं, आप गिरते ही नहीं रुकते हैं। देखिए ये बालू का ढेर है, इसमें आप गिरे, थोड़ा सा फिर धीरे धीरे नीचे जाते हैं आप, थोड़ा अंदर की ओर जाते हैं बालू में, फिर फाइनली बालू में से गड्ढा हो जाता है और यहाँ पे आप गिरते हैं, यहाँ पे आप रुकते हैं। देखिए यही नहीं कि यहाँ गिरो यहीं पे आप रुक गए, धीरे धीरे बालू में धंसना भी स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके रुकते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए ये सब, यहाँ पे वेलोसिटी u था, u से आपका यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, या हवा में था आपका वेलोसिटी u था, इधर 0 हो गया। ये सब जैसे आप बालू में टच किए हो तब से लेके वेलोसिटी 0 होने में आपका टाइम लगा t, जो कि पहले से जो टाइम लगा था उससे ज़्यादा होगा। पहले क्या था, जमीन में जैसे टच किए वैसे आप रुक गए, अब बालू में धीरे धीरे अंदर घुस के रुक गया। देखिए तो यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फोर्स कम लगेगा, क्योंकि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग ये जान रहे हैं, क्योंकि जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाई टी है, डेल्टा पी हो गया चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी बाई टी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो इतना डिटेल में आप लोग को नहीं समझा जाता, दिल्ली ये चीज़ रटा दिया जाता है क्लास आने में, मगर जब समझ सकते हैं वो चीज़, वो फॉर्मूला, हर वो टूल्स जो हम लोग को चाहिए समझने के लिए, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग तो लगा नहीं चीज़ को समझाने में, नहीं बहुत हाई फाई पढ़ाना पड़ा, तो लोग क्यों ना समझे अच्छा से, वही बात है। तो हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ जो था उसको न्यूटन सेकंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला से। कैसे दिखाते हैं, हम लोग को न्यूटन सेकंड लॉ से पता चल गया फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, F इक्वल्स टू m है। तो F को हम लोग ये भी लिख सकते हैं F इक्वल्स टू m चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो अगर हम t को उधर ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एफ टी इक्वल्स हो जाएगा एम भी माइनस यू। अगर फोर्स 0 है, मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एम भी माइनस यू इक्वल्स टू 0। और क्योंकि मास तो 0 होगा नहीं, कोई ना बॉडी का कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो मतलब अगर ये 0 है तो मतलब वी माइनस यू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वी इक्वल्स टू यू है, पहला केस। और इससे आप ये भी कह सकते हैं कि बॉडी का स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर फोर्स 0 है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होगा। इनिशियल मतलब पहले जो वेलोसिटी था उसका, पहले जो वेलोसिटी था वही वेलोसिटी बाद में रहेगा, बाद में। तो वो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से चलते जाएगा, जो स्पीड पहले था उसी से चलते जाएगा, उसमें कोई फोर्स नहीं लगा तो रुकेगा ही नहीं, अगर उसमें कोई फोर्स नहीं लगा तो। इससे प्रूफ हो गया वी इक्वल्स टू यू, जो हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ में पढ़े थे। और दूसरा क्या, अगर वो रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में होगा, वी इक्वल्स टू यू है, अगर यू इक्वल्स टू 0 हुआ तो भी 0 होगा। मतलब अगर पहले 0 था तो पहले रुका हुआ था तो बाद में भी रुका रहेगा, उसके बाद में भी रुका रहेगा, जब तक कोई फोर्स नहीं लगा है। तो ये डिराइव हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ से। और सिंपली कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। ये क्वेश्चन 2 से प्रूव हुआ और ये क्वेश्चन 1 से प्रूव हुआ। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ फोर्स 6 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर। मतलब क्वेश्चन क्या है, दो मास, एक m1 है एक मास m2 है। इसमें जब फोर्स लगता है 6 न्यूटन का, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वहीं इसमें जब फोर्स लगता है 6 न्यूटन का, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों मास m1 m2 को जो है चिपका दिया गया साथ में, मान लीजिए m2, टोटल मास कितना हो गया इसका m1 प्लस m2, टोटल मास। अब उसमें वही 6 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका कंबाइन जो किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, इसका ए क्या होगा। तो याद रखिए क्वेश्चन सॉल्व जब भी न्यूमेरिकल है, सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है वो लिखिए। तो फोर्स कितना दिया हुआ है 6 न्यूटन दिया हुआ है, A1 कितना दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, M1
क्या दिया हुआ है, M1 नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, M2 क्या दिया हुआ है, नहीं M2 कुछ नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले M1 M2 फाइंड करेंगे। हमको देख, जब पूरा डेटा लिखते हैं ना तो देख के ही आइडिया लग जाता है क्या कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं सबसे पहले पूरा डेटा लिखिए और एक रफ स्केच बनाइए, रफ तीसरा स्टेप में सॉल्व कीजिए फिर। तो F इक्वल्स टू एम ए होता है, हम लोगों को पता है, तो 6 न्यूटन इक्वल्स टू M1 इंटू A1 भी होगा, तो 6 इक्वल्स टू M1 इंटू 18, तो M1 आपका कितना आ गया 6/18 इक्वल्स टू 1/3 kg। वैसे ही 6 न्यूटन इक्वल्स टू M2 A2 इक्वल्स टू M2 इंटू 24, 6 इक्वल्स टू, दिस implies that M2 इक्वल्स टू 6/24 इक्वल्स टू 1/4 kg। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग को M1 M2 पता चल गया। M1 आ गया 1/3 kg, M2 आ गया 1/4 kg। तब टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास बिग एम से नोट कर रहे हैं 1/3 प्लस 1/4 इक्वल्स टू कितना हो गया 7/12 kg। अब हम लोग 6 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, F इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू ए, हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, टोटल मास में फोर्स लगा रहे हैं, तो 6 इक्वल्स टू टोटल मास 7/12 इंटू ए, ये हम लोग का क्या हो गया 12 इंटू 6/7, कितना हो गया ये हो गया 72/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आपका आ गया। समझे इसमें क्या किया, इसमें 6 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, पहला मास M1 है, दूसरा मास M2 है। M1 में अगर इंडिविजुअली सिर्फ M1 में फोर्स लगाते हैं तो 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बनता है, इंडिविजुअली सिर्फ M2 में लगाते हैं तो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब दोनों मास को चिपका दिए, अब कितना का एक्सेलरेशन बनेगा, तो पहले M1 और M2 निकालिए फॉर्मूला से पुट करके, फिर M1 M2 को जोड़ दिए, टोटल कितना मास आया, फिर उसमें फॉर्मूला में पुट करके टोटल का एक्सेलरेशन निकालिए अगर एक साथ दोनों में फोर्स लगाए तो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग और भी न्यूमेरिकल करेंगे और भी इम्पल्स सब के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्पल्स सब में। तो मिलते हैं लेक्चर 4 में, तब तक के लिए आप ये नोट्स जाके डाउनलोड करें और उसको रिवाइज करें जो भी पढ़ाया, और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।